Hello guys, welcome back to the channel. So today we are discuss about pharmacology of the GI system. तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली बात करेंगे एमिटिक ड्रग्स की, एंटी एमिटिक ड्रग्स की, पेप्टिक अल्सर ड्रग की एंड एंटी डायरियल ड्रग की। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एमिटिक ड्रग्स। तो एमिटिक ड्रग्स क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, क्या मैकेनिज्म है, ये सब देखें हम लोग एमिटिक टॉपिक के अंदर। तो एमिटिक क्या होता है, एमिटिक ड्रग्स होते क्या है? तो द ड्रग्स and other substance that causes emesis called emetic drugs। ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे ड्रग्स जो एमिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एमिटिक ड्रग्स। तो एमिसिस का मीनिंग क्या होता है? एमिसिस एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वॉमिटिंग, ठीक है ना। एमिसिस का मीनिंग होता है वॉमिटिंग। तो ऐसे ड्रग जो वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एमिटिक ड्रग्स। तो एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर मस्टर्ड पाउडर आता है, जो सरसों होता है उसका पाउडर बना लो। सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन भी रिस्पॉन्सिबल होता है वोमिटिंग के लिए। और एपोमॉर्फिन, ये सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है। एपोमॉर्फिन ये भी रिस्पॉन्सिबल है एमिटिक के लिए, ठीक है ना। तो एमिटिक एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, ठीक है ना। एमिटिक अपना एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो इंड्यूस होता है या गैस्ट्रिक, जो गैस्ट्रिक स्टोमक वगैरह है, जीआई ट्रैक है, उसके अंदर या तो कोई इरिटेशन होने लगे तो स्टिमुलेशन होती है एमिटिक, या फिर जो अपना वॉमिटिंग सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर वो स्टिमुलेट हो तो एमिटिक जो एमिसिस है वो एमिसिस अगर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एमिसिस एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, ये तो मैंने बता दिया। बट ये कैसे एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है? जब भी क्या होता है, कोई भी पर्सन है, हाँ, उसने कोई पॉइजन इंटेक कर लिया, कोई ऐसा कोई फूड इंटेक कर लिया जो मतलब हार्मफुल है, टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, या फिर जीआई जो लाइनिंग है म्यूकोसा वगैरह उसमें इरिटेशन कॉज कर रहा है, तो उस कंडीशन में, पॉइजनिंग वगैरह की कंडीशन में हम लोग एमिटिक ड्रग देते हैं। तो एमिटिक ड्रग इसलिए देते हैं कि जो भी कंटेंट स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है वो एमिसिस वॉमिटिंग के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाए, और जो टॉक्सिक इफेक्ट है, जो एडवर्स इफेक्ट है बॉडी पे, जो उसका जो पॉइजन है उसका जो इफेक्ट जो शो होगा वो रिड्यूस हो जाए। तो इसके लिए हम लोग एमिटिक ड्रग देते हैं, जो पॉइजनिंग इफेक्ट है ड्रग का वो बॉडी पे कम हो जाए। तो इसी वजह से हमारा जो वॉमिटिंग है वो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, ठीक है ना। तो in case of ingestion of toxic substance, vomiting may need to induce for therapeutic purpose also। तो जब भी कोई इंजेक्शन कर लेते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस या पॉइजन का, उस कंडीशन में हम लोग वॉमिटिंग ड्रग देते हैं, वॉमिटिंग कराते हैं, जिससे जो एडवर्स इफेक्ट हो वो रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ द एमिटिक ड्रग। तो एमिटिक ड्रग्स की मैकेनिज्म क्या होती है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा अपना ब्रेन का एक पार्ट है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर वॉमिटिंग सेंटर या फिर एमिटिक सेंटर बोल सकते हैं। तो एमिटिक सेंटर या फिर वॉमिटिंग सेंटर और कीमोथेरेपी ट्रिगर जोन सीटीजेड रिसेप्टर ये प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, वॉमिटिंग सेंटर एंड कीमोथेरेपी ट्रिगर जोन, इसको सीटीजेड भी बोलते हैं, सीटीजेड रिसेप्टर। ये दोनों मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब इनको स्टिमुलस मिलता है तो जब स्टिमुलस मिलता है तो यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वॉमिटिंग के लिए। और जो सीटीजेड है वो ब्लड ब्रेन बैरियर से प्रोटेक्टेड नहीं है, तो इसको स्टिमुलस बहुत जल्दी मिल जाता है। अगर इसको स्टिमुलस मिलेगा तो ये स्टिमुलेट करेगा वॉमिटिंग सेंटर को, वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा तो वॉमिटिंग होगी। तो हम फ्लो चार्ट के द्वारा देखते हैं मतलब कैसे वॉमिटिंग अगर होती है। तो ये वॉमिटिंग सेंटर ये प्रेजेंट है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, ठीक है ना। ये वॉमिटिंग सेंटर है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। और वहीं पे सीटीजेड रिसेप्टर भी प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी ट्रिगर जोन, ये भी वहीं पे प्रेजेंट है। तो अगर तुमने कोई ड्रग लिया है, ठीक है ना, अगर वो ड्रग सीटीजेड को स्टिमुलेट कर रहा है तो जब सीटीजेड स्टिमुलेट होगा तो सीटीजेड स्टिमुलेट करेगा वॉमिटिंग सेंटर को, वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा तो फिर वॉमिटिंग होगी। या फिर गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रही, तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, या फिर कोई ड्रग ही है वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर रहा, तो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करेगा तो गैस्ट्रिक इरिटेशन होने के बाद वो स्टिमुलेट करेगी कीमोथेरेपी ट्रिगर जोन को, सीटीजेड रिसेप्टर को। सीटीजेड रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करने में, फिर वो भी कॉज कराएंगे वॉमिटिंग। या फिर वेस्टिबुलर एपरेटस, मतलब ये इनर जो अपना ईयर है, इनर ईयर का पार्ट है जो बैलेंस करता है पोस्चर और बॉडी का बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है। वेस्टिबुलर एपरेटस इनर ऑर्गन ऑफ द ईयर है, ठीक है ना। तो जब अगर मोशन सिकनेस होती है, जब भी तुम ट्रेवल कर रहे तो उस कंडीशन पे जो बैलेंस और पोस्चर है वो चेंज होता रहता है, उसकी वजह से जो वेस्टिबुलर एपरेटस उसमें डिस्टर्बेंस आते तो फिर वो भी स्टिमुलेट करता है वॉमिटिंग। तो ये कुछ
रीजन है, ये कुछ कॉजेज है जो वॉमिटिंग को कॉज कराते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है जो वॉमिटिंग कॉज करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रिक इरिटेशन। जब भी कोई भी हम लोग सब्सटेंस या फिर कोई भी ड्रग ऐसा इनटेक करते हैं जो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होती वॉमिटिंग के लिए। जो फर्स्ट कॉज हो गया वो हो गया गैस्ट्रिक इरिटेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। कोई भी कैंसर वाला पेशेंट है तो उसकी कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी, कोई भी थेरेपी चल रही होती, तो उस कंडीशन में वो जो ड्रग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, तो वो भी गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करते हैं और वॉमिटिंग और नोजिया को स्टिमुलेट करते हैं। तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी ये भी रिस्पॉन्सिबल है वॉमिटिंग के लिए। बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गया, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन भी कॉज कराता है वॉमिटिंग। और सर्टेन ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स हो सकते हैं जो वॉमिटिंग कॉज करा सकते हैं, तो उसमें कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है कि यही पर्टिकुलर ड्रग हो सकते हैं, कुछ भी ड्रग हो सकते हैं, वो भी कॉज करा सकते हैं वॉमिटिंग। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी अंदर वॉमिटिंग होती है तो उसके अंदर एंटी एमेटिक ड्रग भी देने पड़ते हैं। नेक्स्ट है मोशन सिकनेस। जब भी तुम लोग ट्रेवल कर रहे हो, बस में कर रहे हो या फिर गाड़ी में कर रहे हो, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, तो उस कंडीशन में बहुत लोगों को उल्टी होने लगती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मोशन सिकनेस। उस टाइम पे क्या होता है, जो वेस्टिबुलर एपरेटस होता है इनर ईयर के अंदर, एक ऑर्गन है वेस्टिबुलर एपरेटस जो इनर ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है, वो मेंटेन करता है बॉडी का पोस्चर और बैलेंस, तो वही डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसी की वजह से वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं मोशन सिकनेस। लास्ट है लेब्रिंथाइटिस। लेब्रिंथाइटिस मिडिल ईयर है उनका, मिडिल ईयर की डिसीज कंडीशन है, उसके अंदर जो अपना जो फ्लूइड बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से वॉमिटिंग होती है। तो ये भी एक डिसीज कंडीशन है इनर ईयर की, लेब्रिंथाइटिस, ठीक है। तो ये सब कॉजेज हो गए वॉमिटिंग के। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कौन कौन से ड्रग होते हैं जो वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दो ड्रग बेसिकली दे रखे हैं आपकी फार्माकोलॉजी में, आपकी बुक में। तो पहला तो है एपोमॉर्फिन, दूसरा ड्रग है एपिकाक्यूना। ये दोनों ड्रग हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं, ये एमिटिक ड्रग हैं, वॉमिटिंग कराते हैं। वॉमिटिंग किस केस में कराई जाती है, जब भी कोई पॉइजनिंग वगैरह हो गई, किसी ने पॉइजन ले लिया, फूड पॉइजनिंग या टॉक्सिक सब्सटेंस ले लिया, ड्रग्स वगैरह, उस केस में हम लोग वॉमिटिंग कराते हैं। तो जो पहला आपका जो ड्रग है वो है एपोमॉर्फिन। तो एपोमॉर्फिन सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो मॉर्फिन से बनाया जाता है, जो मॉर्फिन से ड्राइव किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सेमी सिंथेटिक ड्रग है, ड्राइव फ्रॉम द मॉर्फिन, तो मॉर्फिन से ये बनाया जाता है एपोमॉर्फिन। ये एक्ट करता है डायरेक्टली सीटीजेड रिसेप्टर पे। सीटीजेड रिसेप्टर मतलब कीमोथेरेपी ट्रिगर जोन, सीटीजेड रिसेप्टर पे एक्ट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। सीटीजेड रिसेप्टर जाता है वॉमिटिंग सेंटर पे, वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कराता है, वॉमिटिंग सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है वॉमिटिंग के लिए। फिर वो जब वो स्टिमुलेट हो जाता है तो फिर उल्टी वाली जो अपनी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो शुरू हो जाती है, फिर उल्टी स्टार्ट हो जाती है। इसका डोज की बात करें तो एपिमॉर्फिन का कितना डोज दिया जाता, तो एपोमॉर्फिन का 6 mg दिया जाता भाई, आईएम या फिर सबक्यूटेनियस, या तो इंट्रामस्कुलर दे दो या फिर सबक्यूटेनियस दे दियो, तभी ये मतलब इफेक्टिव है। अगर तुम ओरली दे रहे हो एपोमॉर्फिन, ये ड्रग एपोमॉर्फिन तुम ओरली दे रहे हो पेशेंट को, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, उसका जो एक्शन है वो ज्यादा शो नहीं करेगी। एपोमॉर्फिन टाइम कितना लेती है, तो लगभग 5 मिनट लेती है ये अपना एक्शन को शो करने में। एपोमॉर्फिन 5 मिनट के अंदर अपना एक्शन शो कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है एपिकाक्यूना। ये जो ड्रग है वो सेपेलिस एक प्लांट है उससे ऑब्टेन किया जाता है, सेपेलिस प्लांट से ये ड्रग ऑब्टेन किया जाता है, और ये भी वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वॉमिटिंग कॉज कराता है। तो ये मतलब ये तो डायरेक्ट कीमो सीटीजेड रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा था एपोमॉर्फिन, बट जो ये ड्रग है वो इरिटेशन करता है जीआई ट्रैक के अंदर और गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर इरिटेशन कॉज करता, फिर गैस्ट्रिक म्यूकोसा स्टिमुलेट करता सीटीजेड रिसेप्टर को, सीटीजेड रिसेप्टर स्टिमुलेट करता वॉमिटिंग सेंटर को, फिर वॉमिटिंग सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है वॉमिटिंग के लिए। अब इसके डोज की बात कर ले तो 15 से 30 ml तो दिया जाता है एडल्ट के अंदर, ठीक है ना। और जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन 18 ईयर से कम, उनके अंदर दिया जाता है 10 से 15 ml, ये दिया था बच्चों में, ठीक है ना। ये डोज ध्यान रखना, बड़ों में दिया जाता है 15 से 30 ml, बच्चों में दिया जाता है 10 से 15 ml। और जो एपोमॉर्फिन है उसको 5 मिनट लग रहे थे अपना एक्शन शो करने में, बट जो ये ड्रग है इसको 15 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट लगते हैं अपना एक्शन को शो करने में। अब बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ पे हमें ये
एमिटिक ड्रग नहीं देने चाहिए। एक तो पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वहां पे नहीं देना चाहिए। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, तुमने एमिटिक ड्रग दे दिया आईएम वगैरह या फिर सबक्यूटेनियस कैसे भी, तो उस कंडीशन में एस्पिरेशन के चांस बढ़ जाएंगे। तो अगर पेशेंट एक्सपायर कर लेगा तो उससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो अनकॉन्शियस कंडीशन में हमें एमिटिक ड्रग कभी नहीं देने हैं। नेक्स्ट, पीडियाट्रिक पेशेंट, बच्चों के अंदर भी हमें एमिटिक ड्रग नहीं देंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर जो ऑर्गन है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते, तो वहां पे भी एस्पिरेशन के चांस बढ़ जाते हैं, तो वहां पे भी बच्चों की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट, एपोमॉर्फिन पॉइजनिंग, अब किसी ने एपोमॉर्फिन का ओवरडोज ले लिया, पॉइजनिंग हो गई, तो उस कंडीशन में हमें ये ड्रग नहीं देना, क्योंकि जो इसका वर्क होता है वो प्रॉपर शो नहीं करते। एपोमॉर्फिन पॉइजनिंग के अंदर ये अपना इफेक्ट प्रॉपर शो नहीं कर पाते, तो एपोमॉर्फिन पॉइजनिंग में भी हमें ये एमिटिक ड्रग नहीं देने हैं। नेक्स्ट इज एंटी एमिटिक ड्रग्स। तो एंटी एमिटिक ड्रग्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, क्या किनका क्लासिफिकेशन है, क्या मोड ऑफ एक्शन है, उन सब की बात करने वाले हैं हम लोग। तो एंटी एमिटिक ड्रग्स, तो एंटी एमिटिक ड्रग्स क्या होते हैं, तो द ड्रग्स यूज्ड टू प्रिवेंट और कंट्रोल द एमिसिस आर कॉल्ड एंटी एमिटिक। एमिसिस मींस वॉमिटिंग, जो ड्रग है और जो मतलब सब्सटेंस जो एमिसिस मतलब वॉमिटिंग को कंट्रोल करते हैं, उन सबको हम लोग बोलते हैं एंटी एमिटिक ड्रग्स। तो वॉमिटिंग तो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, बट जो मतलब प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है अपनी बॉडी से, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता, उसको एलिमिनेट आउट करता है बॉडी से बाहर, ठीक है ना। तो ऑल्सो वॉमिटिंग इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टू एलिमिनेट हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। तो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल सब्सटेंस से। बट समटाइम क्या होता है कि वॉमिटिंग बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, रिकरेंट वॉमिटिंग आती रहती है, बार बार वॉमिटिंग स्टॉप ही नहीं होती, उस कंडीशन में हम लोग को एंटी एमिटिक ड्रग देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को एंटी एमिटिक ड्रग देने पड़ते हैं। सो वॉमिटिंग नीड टू सप्रेस विद द हेल्प ऑफ एंटी एमिटिक ड्रग। जब बार बार हमें वॉमिटिंग आ रही है, उस कंडीशन में हम लोग जो वॉमिटिंग सेंटर होता है उनको सप्रेस करना पड़ता है एंटी एमिटिक ड्रग्स देकर, ठीक है ना। तो जो हम लोग ये फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन। तो हमें जितने भी ड्रग्स हैं, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स का क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एमिटिक ड्रग्स। तो एंटी एमिटिक ड्रग्स के कुछ क्लास हैं, जैसे एंटी कोलिनर्जिक क्लास है, H1 एंटी हिस्टामिनिक है, न्यूरोलेप्टिक है, ये क्लास है और इनके अंदर कुछ एग्जांपल है, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो जो फर्स्ट क्लास है वो है एंटी कोलिनर्जिक। तो एंटी कोलिनर्जिक के अंदर दो ड्रग आते हैं, एक तो आता है आयोसिन और दूसरा आता है डाइसाइक्लोमाइन। ये दोनों आते हैं एंटी कोलिनर्जिक के अंदर, आयोसिन एंड डाइसाइक्लोमाइन। जो नेक्स्ट क्लास है वो है H1 एंटी हिस्टामिनिक। तो H1 एंटी हिस्टामिनिक के अंदर आता प्रोमिथाजिन आता, मैक्लोजिन आता है और डाइफेनाइड्रामाइन आता है। डाइफेनाइड्रामाइन, मैक्लोजिन और प्रोमिथाजिन, ये तीन आते हैं H1 एंटी हिस्टामिनिक के अंदर। नेक्स्ट क्लास है न्यूरोलेप्टिक, और इन्हें D2 ब्लॉकर बोलते हैं, क्योंकि जो CTZ रिसेप्टर होता है उसके अंदर D2 रिसेप्टर होते हैं, उनको ब्लॉक कर देते। तो न्यूरोलेप्टिक को D2 रिसेप्टर भी बोलते हैं, वो D2 ब्लॉकर न्यूरोलेप्टिक्स को। तो इसके अंदर हेलोपेरिडोल आता है, क्लोरप्रोमाजिन आता है और ट्राइफ्लूप्रोमाजिन आता है। ये तीन ड्रग्स हैं जो आते हैं न्यूरोलेप्टिक के अंदर, हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन और ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। नेक्स्ट क्लास है प्रोकाइनेटिक्स। तो प्रोकाइनेटिक्स के अंदर आता है मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन और सिस्प्राइड, ये तीनों आते हैं प्रोकाइनेटिक्स के अंदर। जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, जो बेसिकली हर जगह मतलब जितनी हॉस्पिटल सेटिंग वहां पे यूज होते हैं, वो 5-HT3 एंटागोनिस्ट यूज होते हैं, जिसमें आता है ओंडास्टोन आता, ग्रेनिस्टोन आता और रेमोस्टोन आता। हॉस्पिटल के अंदर मोस्ट ऑफ द एंटी एमिटिक ड्रग यही स्टोन होता है, ये ओंडास्टोन और रेमिस्टोन और ग्रेनिस्टोन। जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, मोस्ट पोटेंट क्लास है एंटी एमिटिक का। नेक्स्ट एंड लास्ट है एडजुवेंट एंटी एमिटिक। एडजुवेंट मतलब जो इन ड्रग्स के साथ मिलके चलते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं एडजुवेंट। तो एडजुवेंट एंटी एमिटिक के अंदर आता है डेक्सामेथासोन आता है और बेंजोडाइजेपिन आता है। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन था। अब एक एक ड्रग की हम लोग बात करेंगे, कौन सा ड्रग है, कितने अमाउंट में दिया जाता है, कहाँ पे मतलब कौन सी इसकी साइड है, क्या एक्शन होता है। सबसे पहले बात करें एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर दो ड्रग आ रहे थे, मतलब उस क्लास के अंदर, एक तो आ रहा था आयोसिन, दूसरा आ रहा था डाइसाइक्लोमाइन। तो आयोसिन की बात करें सबसे पहले, तो आयोसिन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता, मतलब तुमने ड्रग दे दिया तो इसका एक्शन बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा, 4 से 5 घंटे तक इसका एक्शन रहेगा, ठीक। इसके डोज की बात करें, डोज होता है इसका 0.2 से 0.4 mg
ओरल या फिर आईएम भी दे सकते हैं इसको हम लोग। और ये जो हायोसिन और डाइसाइक्लोमाइन है ये मोस्टली इफेक्टिव होते हैं मोशन सिकनेस। तो ये दोनों ड्रग हैं वो बेसिकली मोशन सिकनेस में ही दिए जाते हैं। बात कर रहे हैं अब डाइसाइक्लोमाइन की, तो डाइसाइक्लोमाइन बिल्कुल सिमिलर है हायोसिन की, इसका जो एक्शन होता है वो इससे ज्यादा होता है, ठीक है ना। बट ये भी मोशन सिकनेस के अंदर ही दिया जाता है, इसका डोज में डिफरेंस होता है। इसमें 0.2 से 0.4 mg देते हैं, इसके अंदर 10 से 20 mg ओरली देते हैं। बाकी दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर ही होती है। बात करें एडवर्स इफेक्ट की, तो अगर ये दोनों ड्रग ले रहे हैं तो एडवर्स इफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं, तो ड्राई माउथ हो सकता है, सेडेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। ये कुछ कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट है वो है हायोसिन और डाइसाइक्लोमाइन की। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास है H1 एंटीहिस्टामिनिक। तो H1 एंटीहिस्टामिनिक के अंदर डाइफ्लेक्ट्रामाइन, मैक्लोजिन, सिनर्जिन वगैरह आते हैं, ठीक है ना, ये उसके एग्जांपल थे। तो जो H1 एंटीहिस्टामिनिक जो क्लास है वो बिल्कुल सिमिलर है एंटीकोलिनर्जिक की तरह, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होती है। ये भी वीक एंटी एमेटिक ड्रग होते हैं और ये भी वीक एंटी एमेटिक ड्रग होते हैं। मोशन सिकनेस में ये भी दिए जाते हैं, ये भी मोशन सिकनेस में दिए जाते हैं, ठीक है ना। इनका भी एडवर्स इफेक्ट बिल्कुल सिमिलर होता है, इसमें भी ड्राई माउथ होता है, सेडेशन होता है, हेडेक होता है। तो इन दोनों की एंटीकोलिनर्जिक और H1 एंटीहिस्टामिनिक इन दोनों क्लास की प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होती है। नेक्स्ट क्लास की हम बात कर रहे हैं वो न्यूरोलेप्टिक। न्यूरोलेप्टिक को हम लोग D2 ब्लॉकर भी बोलते हैं, ठीक है ना, D2 ब्लॉकर्स न्यूरोलेप्टिक्स को। तो जो न्यूरोलेप्टिक होते हैं वो पोटेंट एंटी एमेटिक ड्रग है, मतलब इनकी एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है D2 ब्लॉकर की और न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स की, ठीक है ना। और मतलब इनका मतलब ये कैसे एक्ट करते हैं, तो बेसिकली D2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं CTZ के अंदर, कीमोथेरेपी ट्रिगर जोन के अंदर D2 रिसेप्टर होते हैं। तो न्यूरोलेप्टिक जो ड्रग है वो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते, तो यहाँ से स्टिमुलेशन जा नहीं पाते वॉमिटिंग सेंटर के पास, तो वॉमिटिंग होती नहीं है। तो ये मतलब ये इनका मोड ऑफ एक्शन था। बेसिकली कहाँ पे दिए जाते हैं D2 ब्लॉकर्स और D2 रिसेप्टर वाले जो ड्रग्स है, ये बेसिकली दिए जाते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में। माइग्रेन का कोई पेशेंट है तो माइग्रेन में भी वॉमिटिंग वगैरह नोजिया की फीलिंग होती रहती, तो उसमें दिए जाते हैं। लीवर डिजीज कंडीशन है या फिर वॉमिटिंग हो रही है यूरीमिया की वजह से, मतलब ब्लड के अंदर यूरिन का मतलब मिक्स हो जाना, उसको बोलते हैं यूरीमिया। तो उस कंडीशन में अगर वॉमिटिंग हो रही तो इन सब कंडीशन में हम लोग न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स दे सकते हैं। न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स के अंदर बेसिकली हेलोपेरिडोल आता है, क्लोरप्रोमाजेन आता है, ट्राइफ्लोप्रोमाजेन आता है, ये सब ड्रग आते हैं न्यूरोलेप्टिक्स के अंदर। अब डोज की बात करें तो डोज कितना देते हैं, 5 से 10 mg बीडी ओरली दे सकते हैं या फिर 12 से 25 mg आईएम दे सकते हैं, ये इसकी डोज की बात होगी। बट इन ड्रग्स को हम लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये जो ड्रग्स है ना न्यूरोलेप्टिक ड्रग वो बहुत ज्यादा सेफ नहीं होते, तो इसकी वजह से और भी सेफ ड्रग्स प्रेजेंट हैं, इनसे बेटर ड्रग प्रेजेंट है मार्केट के अंदर। तो जो चीज बेटर होगी, जो चीज ज्यादा सेफ होगी उसको हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू न्यूरोलेप्टिक। तो न्यूरोलेप्टिक को हम लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेफ नहीं होते हैं। तो इसी की वजह से हम लोग जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट है उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्लास है वो है प्रोकाइनेटिक्स। प्रोकाइनेटिक्स वो क्लास है जो अपने जीआई सिस्टम का पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ा देता। जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है तो जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो प्रोकाइनेटिक्स के अंदर दो ड्रग बेसिकली आते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रोकाइनेटिक्स क्या होते हैं। द ड्रग्स विच प्रमोट गैस्ट्रिक एम्पटी बाय एनहांसिंग मोटिलिटी ऑफ द अपर जीआई ट्रैक। तो जो अपर जीआई ट्रैक होता है उसका जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज हो जाता, जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज हो जाता तो फूड धीमे धीमे बेसिकली नीचे पास आउट होने लगता, तो इससे वॉमिटिंग रिफ्लेक्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ड्रग्स की बात करें वो मेटोक्लोप्रामाइड। तो मेटोक्लोप्रामाइड जो रैपिड ओरल एब्जॉर्प्शन इसका बहुत फास्ट होता है और ये जो इसका जो अब जब ओरली ये ड्रग देते हैं तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो होता है 1 आवर। अगर हम आईएम दे रहे हैं इसको ओरल आईएम और आईवी भी दे सकते हैं। अगर आईएम दे रहे हैं तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 10 मिनट्स। अगर आईवी दे रहे हैं तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 2 मिनट। सबसे ज्यादा जो बायोबिलिटी होती है ड्रग्स की वो आईवी के अंदर आते हैं क्योंकि आईवी के अंदर ड्रग डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं। तो जब ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं तो उसकी बायोबिलिटी एफिकेसी एफिशिएंसी सब बढ़ जाती है। तो आईवी जब भी देंगे तो सबसे ज्यादा एफिकेसी मिलेगी और 2 मिनट के अंदर उसका मोड ऑफ एक्शन शो होगा।
बात करें इसके मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की, तो इसका मोटिव जो मेटाबॉलिज्म है वो बेसिकली लीवर के अंदर होता है और एक्सक्रीट करते हैं थ्रू यूरिन, मतलब किडनी के तरह यूरिन फॉर्मेशन होती, यूरिन के थ्रू ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते। बात कर रहे हैं एडवर्स इफेक्ट, तो एडवर्स इफेक्ट में हम लोग को लूजनिंग ऑफ द स्टूल, मतलब स्टूल जो अपना लूज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन अराइज नहीं होती, सडेशन होता है, डिजीनेस होती है और मसल डिस्टोनिया, मसल होती है वो जो मसल्स की टोन होती है वो रिड्यूस होने लगती है, उसी को बोलते हैं मसल डिस्टोनिया। नेक्स्ट ड्रग है जो प्रोकाइनेटिक्स के अंदर, वो है डोमपेरिडोन। तो डोमपेरिडोन भी ओरली भी दे सकते हैं हम लोग इसको भी, और ये जो जब इसको ओरल देते हैं तो एफपीएम शो करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या, जब भी तुमने कोई ड्रग दिया ओरल, वो एब्जॉर्ब होके पहुंचता है लीवर के पास, तो लीवर के अंदर जाके उसका मेटाबॉलिज्म होता, मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जो अपना जो ड्रग एक्शन शो करेगा बॉडी पे वो कम हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जब भी हम लोग ओरल देते हैं ड्रग तो उस कंडीशन में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो डोमपेरिडोन के अंदर भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। और इट इज एक D2 रिसेप्टर इनहिबिटर, ये D2 रिसेप्टर को इनहिबिट करता है। CTZ होता है कीमोथेरेपी ट्रिगर जोन, उसके अंदर D2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो ये D2 रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट करने के बाद वो स्टिमुलेशन दे नहीं पाते वॉमिटिंग सेंटर को, तो जो वॉमिटिंग की प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो जाती है। बात कर रहे हैं हम लोग इसकी डोज की, तो 10 से 40 mg हम लोग देते हैं एडल्ट के अंदर, और 0.3 से 0.6 mg देते हैं हम लोग बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर। अब नेक्स्ट क्लास की हम लोग बात कर रहे हैं वो है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट है ये मोस्ट पोटेंट है, सबसे ज्यादा इसकी एफिकेसी एफिशिएंसी इसी की, और बेसिकली आज के टाइम पे जितने भी हॉस्पिटल वगैरह क्लिनिकल सेटिंग में हम लोग इसी क्लास का सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। इस क्लास के अंदर ओंडास्टोन, रेमिस्टोन और ग्रेनिस्टोन ये सब आते हैं इस क्लास के अंदर, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये क्लास क्यों डेवलप किया गया, जब पहले से अदर क्लास थे जैसे प्रोकाइनेस्टिक था, एंटीकोलिनर्जिक था, अदर क्लास प्रेजेंट थे ड्रग्स के, एंटीबायोटिक के, तो इस क्लास की जरूरत क्यों पड़ी। जो अदर क्लास है जब भी कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी चलती है तो उस कंडीशन में वॉमिटिंग होती है, वो बहुत ज्यादा हैवी ड्रग होते हैं, तो जब ये दोनों थेरेपी चलती है कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी, तो उस टाइम पे जो वॉमिटिंग और नोजिया की फीलिंग होती है वो जो अदर क्लास है वो स्टॉप नहीं कर पाते, वो मतलब सफिशियंट नहीं है उस कंडीशन में वॉमिटिंग को रोकने के लिए, तो नई क्लास की जरूरत पड़ी, तब इसका डेवलपमेंट हुआ। तो दीज ड्रग्स डेवलप टू कंट्रोल रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग। जब भी रेडिएशन थेरेपी कीमोथेरेपी देते तो उस टाइम पे वॉमिटिंग इंड्यूस होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग का डेवलपमेंट किया है। तो इसका वो देखते हैं मैकेनिज्म कैसा होता है। तो सबसे पहले साइटोटॉक्सिक ड्रग दिया, साइटोटॉक्सिक ड्रग के अंदर क्या आएंगे, रेडिएशन थेरेपी ड्रग और कीमोथेरेपी ड्रग। जब ये दोनों हम लोगों ने ड्रग दिए तो उसके बाद क्या होता, प्रोड्यूस वॉमिटिंग बाय सेलुलर डैमेज। जब ये दोनों ड्रग देते हैं तो जो गैस्ट्रिक की लाइनिंग है, जीआई ट्रैक्ट की लाइनिंग वो इरिटेशन होने लगती है, तो जब वो इरिटेशन स्टार्ट होती है तो वॉमिटिंग प्रोड्यूस होती है। जब ये सेल डैमेज होते हैं, इंटरनल लाइनिंग जीआई सिस्टम की डैमेज होती है, तो रिलीज होता है 5-HT3 इंटेस्टाइन से 5-HT3 रिसेप्टर। ये 5-HT3 रिसेप्टर जो जाते हैं वो CTZ को स्टिमुलेट करते हैं, तो हेमेटोजेनिक इंपल्सेस टू द CTZ रिसेप्टर। तो 5-HT3 रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट करते हैं CTZ को, CTZ स्टिमुलेट होगा तो वॉमिटिंग ऑब्वियसली अगर करेगी। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन होता है रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी का। तो जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट है वो बेसिकली बहुत इफेक्टिव होते हैं, जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी हम लोग 5-HT3 एंटागोनिस्ट देते हैं। नोजिया वॉमिटिंग जिसको रिकरेंट हो रही बार बार रुक नहीं रही है, कोई अगर ऐसी कोई ड्रग ले लिया, कोई ऐसा पॉइजन या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस इंटेक कर लिया जिस कंडीशन में वॉमिटिंग स्टॉप नहीं हो रही है, रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही बार बार, तो उस कंडीशन में हम लोग 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग देंगे। तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट के अंदर सबसे पहले ओंडास्टोन आता है, रेमिस्टोन आता है और ग्रेनिस्टोन आता है। तो आज के टाइम पे हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यही ड्रग यूज हो रहे हैं। तो ओंडास्टोन की हम लोग बात करें तो ओंडास्टोन बेसिकली ओरली भी दे सकते हैं और आईवी भी दे सकते हैं। जो इसकी टी हाफ होती है, मतलब हाफ लाइफ टाइम इसका जो होता है वो होता है 3 से 5 घंटे। हाफ लाइफ क्या होता, हाफ लाइफ का मीनिंग होता है जैसे ड्रग हमने अभी लिया तो कितने टाइम में वो एब्जॉर्ब होके आधा रह जाएगा। जैसे कोई तुमने एक टेबलेट ले ली
50 mg की है, 50 mg तुमने ले लिया, ठीक है ना। तो अभी इसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद जब ये 25 mg रह जाती है तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाफ टाइम या फिर टी हाफ। तो टी हाफ इसकी होती है 3 से 5 घंटे, और जिसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, मतलब कब तक इसका एक्शन रहेगा, जैसे अभी तुमने ड्रग ले ली तो कितने टाइम तक तुम्हें मतलब वॉमिटिंग वगैरह नहीं आएगी, कब तक एक्शन रहेगा, तो वो होता है 8 से 12 घंटा, ठीक है ना। और ये किस किस कंडीशन में दी जाती है, कीमोथेरेपी में देते, रेडिएशन थेरेपी में देते, रिकरेंट वॉमिटिंग देते, उस कंडीशन में ये ड्रग दिए जाते हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट। और जो ग्रेनिस्टोन होता है वो ऑन्डास्टोन से 10 टाइम्स ज्यादा मतलब पोटेंट होता है, उसका 10 टाइम एक्शन ज्यादा होता है, और उसका जो टी ऑफ होता है वो होता है 8 से 12 घंटे। तो मतलब यही 3 ड्रग्स होते हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट के अंदर, ऑन्डास्टोन, रेमिस्टन एंड ग्रेनिस्टोन। नेक्स्ट लेक्सेटिव एंड परगेटिव। जो लेक्सेटिव और परगेटिव है वो बेसिकली स्टूल सॉफ्टनर होते हैं। जब भी कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग लेक्सेटिव एंड परगेटिव यूज करते हैं। तो लेक्सेटिव एंड परगेटिव आर द सब्सटेंस दैट लूजन स्टूल एंड इंक्रीज द बॉल मूवमेंट। जो लेक्सेटिव और परगेटिव है वो बेसिकली स्टूल सॉफ्टनर की तरह वर्क करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में यूज होते हैं ये दोनों ड्रग्स और केमिकल्स। तो दीज आर यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन। लेक्सेटिव और जो परगेटिव है वो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में और उसको प्रिवेंट करने में यूजफुल होते हैं। लेक्सेटिव होते हैं वो लो क्वांटिटी में मतलब उनकी एफिशिएंसी कम होती है, परगेटिव होते हैं उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। बट जब भी अगर हम लेक्सेटिव हाई डोज में दे देंगे तो लेक्सेटिव वर्क करेगा परगेटिव की तरह। परगेटिव और लेक्सेटिव में यही डिफरेंस है, इनका जो एफिशिएंसी होती है इनकी लो होती है, इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। बट जब लेक्सेटिव का ज्यादा डोज दे देंगे वो परगेटिव की तरह एक्ट करेगा। और इनका वर्क क्या होता है, और दे प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ द बाउल, मतलब एलिमिनेशन ऑफ द बाउल को ये प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में बल्क फॉर्मिंग क्लासिफिकेशन। बल्क फॉर्मिंग में मेनली जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो सब दिए जाते हैं, जिसमें एग्जांपल है ब्रेन और पाइशेलियम। तो ये दोनों इसके एग्जांपल है बल्क फॉर्मिंग के अंदर। इसके अंदर जो डाइटरी फाइबर्स मेनली दिए जाते हैं। तो इस बल्क फॉर्मिंग के अंदर होता क्या है, जैसे कोई पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, तो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है तो उस कंडीशन में अगर हम बल्क फॉर्मिंग दे रहे हैं तो बल्क फॉर्मिंग जाएंगे और जो स्टूल जो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो स्टूल जो हम लोग की जो एक्यूमुलेट हो रखी है वहां पे जाके एडियर करेंगे। एडियर करने के बाद ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे। जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे तो जो वहां की जो स्टूल है जो हार्ड हो रखी थी वो सॉफ्ट हो जाएगी और इजीली बॉडी से पास आउट हो जाएगी। तो इनका फंक्शन यही होता है कि स्टूल पे जाके एडियर करते हैं, एडियर करने के बाद वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जो हार्ड स्टूल होता है वो सॉफ्ट स्टूल में कन्वर्ट हो जाता है और इजीली बॉडी से पास आउट हो जाता है। ये होता है बल्क फॉर्मिंग के अंदर। और मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब भी किसी को कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो जाए तो उन लोगों को डाइटरी फाइबर्स लेने चाहिए, जैसे सैलेड वगैरह भी लेना चाहिए। सैलेड के अंदर भी डाइटरी फाइबर्स होते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो स्टूल सॉफ्टनर। तो स्टूल सॉफ्टनर के अंदर दो आते हैं, एक तो लिक्विड पैराफिन आता है और एक आता है डॉक्यूसेट्स। लिक्विड पैराफिन और डॉक्यूसेट ये दोनों आते हैं स्टूल सॉफ्टनर के अंदर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है तुम लोग को, तो अगर ये तुम दोगे लिक्विड पैराफिन या फिर डॉक्यूसेट्स तुमने दिया किसी भी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जाएंगे अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहां पे ये वाटर का एक्यूमुलेशन कराएंगे। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का जो रिटेंशन है वो ज्यादा रिटेंड करेंगे और वाटर की जो क्वांटिटी है इंटेस्टाइन के अंदर वो इंक्रीज कर देंगे। जब वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे तो ऑब्वियसली स्टूल जो भी हार्ड स्टूल है वो सॉफ्ट स्टूल में कन्वर्ट हो जाएगी और मतलब बॉडी से इजीली रिलीज हो जाएगी। तो इन दोनों में क्या अंतर है, ये दो वाटर को एक्यूमुलेट करते और इसके अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है बल्क फॉर्मिंग के अंदर। इसके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। जो थर्ड जो क्लास है वो है स्टिमुलेट परगेटिव। स्टिमुलेट परगेटिव क्या होते हैं, जिसके अंदर एग्जांपल की बात करें तो सीना है, कास्केरा है, सोडियम पिकोसल्फेट है। ये 3 एग्जांपल है स्टिमुलेट परगेटिव के अंदर। तो स्टिमुलेट परगेटिव के अंदर होता क्या है, जो अपने जीआई सिस्टम है, तो जीआई सिस्टम का जो मोटिलिटी है, मोटिलिटी इंक्रीज कर देता है जीआई सिस्टम की। जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट वगैरह अपने जीआई सिस्टम का वो इंक्रीज हो जाता है और वाटर का भी इसके अंदर एक्यूमुलेशन होता है। तो इसमें वाटर का भी एक्यूमुलेशन हो रहा और जो मोटिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही। तो दोनों चीजें इसके अंदर हो रही, तो इसके अंदर इजीली रिलीफ मिल जाता है कॉन्स्टिपेशन से।
जो लास्ट इसका क्लास है वो ऑस्मोटिक परगेटिव। ऑस्मोटिक मतलब वाटर। तो इस क्लास के अंदर हम लोग वाटर यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करने के लिए। तो मैग्नीशियम सॉल्ट के अंदर आता है सल्फेट और हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम सॉल्ट के अंदर आता है सल्फेट और फॉस्फेट, और लास्ट है लैक्टुलोज। लैक्टुलोज एक सिरप होता है जो मतलब पेशेंट को दिया जाता है कॉन्स्टिपेशन से रिलीज करने के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पेप्टिक अल्सर की और डायरिया की। और जितने भी ये नोट्स हैं ये आप लोग को सब मिल जाएंगे टेलीग्राम के अंदर। थैंक यू।